तो अच्छा बेटा, आज हमने जबीब आज लेट आया है, और नहीं मतलब लेट नहीं आया। आज एक दो बच्चों से पीछे रह गया। वेल जी, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि टाइम पे जल्दी सबसे पहले चार में से तीन में से है। तो हाँ जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बेटे आवाज़ क्लियर आ जाती है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, आप ही की बात को मैं फॉलो कर रहा था। तो मैं अभी आवाज़ को करता हूँ क्लियर, ठीक है। अब आ रही है क्लियर? मैंने अभी चेक किया है। कैन यू टेल मी? मैं अभी जैन कहते हैं, ठीक है। ओके जी, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वेल, व्हाट वी वर गोइंग टू डू टुडे इज, जो हमने काम किया था वो था ये लास्ट टाइम। लाइन जो है, सिल्वर लाइनिंग जो थी, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बस अब वर्ड्स एंड टेंसेस रहते हैं, ठीक है जी। वर्ड्स एंड टेंसेस जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपको नोट्स में। और ये जो है क्या कहते हैं, दिस इज यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 10। और पेज नंबर है हमारे पास 10 नोट्स का, ठीक है जी। वर्ड्स एंड टेंसेस हम करने लगे। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज रहती है वर्ड्स एंड टेंसेस की। मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूँ जिनकी हम जो है सेंटेंस बना रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इनको पढ़ेंगे। साथ साथ बल्कि लिखते जाते हैं। नंबर 1 है जी हेलिंग। इधर फर्स्ट वर्ड इज हेलिंग। हेलिंग, हेलिंग क्या होता है जी? जब बारिश के साथ जो है बर्फ के छोटे छोटे गोले से बरसें, जिसको क्या कहते हैं, झालाबारी भी कहते हैं और ओले पड़ना भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम हेलिंग कहते हैं। एट, हेलिंग है जी, इट हैज बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ओले पड़ रहे हैं। फॉरवर्डनेस, आगे बढ़ना।
बेटे अभी वो व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर जो है वो आखिर पे हम उसको रखते हैं या बाद में उसको रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात वो आपके जो सिलेबस दिया जाता है उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैंने अभी जो है वो छोड़ दिया है। बाकी जो है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको बाद में फिर देखते हैं। ठीक है, वो अगर शामिल हुआ तो फिर उसको कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका चैप्टर का कोई नंबर नहीं है, इस वजह से दैट इज द रीजन कि फॉरवर्डनेस। फॉरवर्डनेस का मतलब होता है पेश कदमी करना, आगे बढ़ना, खुद से कोई काम आगे बढ़ के करना। तो आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई फॉरवर्डनेस, मैं अपनी पेश कदमी पर, खाम खा की पेश कदमी पर शर्मिंदा हुआ। आगे है सिंपैथेटिक, सिंपथी से है हमदर्दाना। सिंपैथेटिक हमदर्दी से रिलेट करे जो। पीपल वर क्वाइट सिंपैथेटिक टू अहद, लोग हमदर्दाना सलूक करते थे, हमदर्दी करते थे अहद से, यानी अहद से मुराद मिस्टर एंड मिसेस अहद से, उनकी बेटी जो थी उसकी माजूरी की वजह से। नंबर 4 है कंफर्मेशन, यकीन दहानी, कंफर्म हो जाए कोई चीज़। द कंफर्मेशन ऑफ द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस केम इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, उसके कामयाबी की खबर की यकीन दहानी केम इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, एक लेटर की सूरत में मिली या आई। उसकी कामयाबी की खबर एक लेटर की सूरत में आई। कंफर्मेशन कंफर्म हो यानी यकीन, यकीनी, उसकी कामयाबी की यकीनी खबर एक लेटर की सूरत में आई। इनफर्ड, सॉरी ये पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं। नंबर 5 है इनफर्ड। इनफर्ड का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा होना, किसी की बात से अंदाज़ा लगाना, क्यास करना, जानना, किसी की बात से अपना अंदाज़ा एक लगाना। इनफर्ड, अली इनफर्ड फ्रॉम अकबर स्टोन, अकबर की बोलने के अंदाज से अली को ये अंदाज़ा हुआ दैट ही इज़ नॉट प्लीज विद हिज परफॉर्मेंस, कि वो उसकी परफॉर्मेंस से जो है खुश नहीं है, उसके काम करने के अंदाज से खुश नहीं है। अपोलोजेटिकली, 6 है अपोलोजाई करना, माजरत करना, माफ़ी मांगना। अपोलोजेटिकली माजरत के अंदाज में, माफ़ी के अंदाज में, किसी से कोई गलती हो जाए या किसी से माजरत करनी हो तो उसको कहते हैं अपोलोजेटिकली। मिस्टर अहद एक्सप्लेन द गर्ल्स बिहेवियर अपोलोजेटिकली, मिस्टर अहद ने गर्ल जो बच्ची थी उसके जो सलूक करने का तरीक़ाकार था, रवैया जो था, उसके मतलब माजरत के अंदाज में वजाहत की, यानी माजरत करते हुए वजाहत की कि ये बच्ची इस तरह से जैसे इसने राइटर ने उसको बुलाया था तो वो आई नहीं थी बल्कि वो भाग गई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तो मिस्टर अहद यानी उसके वालिद ने, बच्ची के वालिद ने माजरत के अंदाज में कहा, बात बताई कि ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है, इस वजह से ऐसा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल से है हॉस्पिटैलिटी, अच्छा तर्ज अमल, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना। हमदर्दी करना भी होता है, इसका मतलब बर्ताव करना, अच्छा बर्ताव करना भी होता है। आई एन्जॉयड मिसेस अहद्स हॉस्पिटैलिटी, मुझे मिसेस अहद के सलूक से जो है एक राहत मिली और बहुत अच्छा लगा उनका सलूक, हमदर्दाना सलूक जो था। डिसकंसर्टेड,
मायूस होना, बुरा लगना या मायूस होना, डिसकंसर्टेड। आई वॉज अ बिट डिसकंसर्टेड बाय मिस्टर डेविड्स बिहेवियर। मुझे थोड़ा सा शिकवा था, बुरा लगा या मायूस हुआ मिस्टर डेविड के बिहेवियर से, उनके सलूक से। ठीक है, मायूस होना या बुरा लगना। एप्रीहेंसिव, समझदार, समझ लेना या समझ में आ जाना। आई वॉज फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट द एग्जामिनेशन। मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव का मतलब या तो होता है समझना लेना या उसके बारे में एग्री कर जाना। तो आई वॉज फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट द एग्जामिनेशन, इम्तहान के बारे में मैं थोड़ा सा बेफिक्र था, यानी मुझे उसके बारे में पता था कि ये मुझे तैयारी है, मेरी समझ आ गई, तो वो एप्रीहेंसिव इस मीनिंग में। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो था हमारा जो ये लास्ट चैप्टर था, इसके हमने वर्ड सेंटेंसेस किए थे। अब हम आज ब्रेक नहीं ना थी, ओहो अच्छा जी, वो मुझे लगता है कि हमने ब्रेक वाले टाइम में लेक्चर ले लिया है आई थिंक, तो कोई नहीं, खैर है, अब बाद में फिर ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट आपके रह गए हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहरहाल ये जो वर्ड सेंटेंसेस किए हैं ये आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, बस यहाँ से आप समझ लें। ओके जी, द नेक्स्ट चैप्टर है द सॉलिटरी रीपर। दैट इज पेज नंबर 30 फ्रॉम बुक, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 है, सॉलिटरी रीपर। और विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन दिस पोएम। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन होती है, ये जो मैंने शायर का नाम लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ, इस नाम में ये जो वर्ड्स और वर्थ है ये एक ही लफ्ज है। बच्चों ने अक्सर इसको वर्ड्स को और वर्थ को अलग अलग लिखा होता है, तो ये कंफ्यूजन है। विलियम अलग है, वर्ड्सवर्थ इकट्ठा एक लफ्ज है। ठीक है, तो इसको अलग आप ना किया करें। अक्सर बच्चे जो हैं 9th 10th इवन जो है उनमें भी ऐसा करते हैं, जहाँ जहाँ पे इस शायर की पोएम्स हैं वो जब समरी लिखते हैं तो इसमें वर्ड्स को अलग और वर्ड्स को अलग, ऐसे ये जैसे मैं अब लिखने लगा हूँ ऐसे लिखते हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर है जी, ये ठीक नहीं है शायर का नाम, वर्ड्स वर्थ इकट्ठा आता है। ठीक है, चलें जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे नेम लिखेंगे ये जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग, तो ये नेम गलत हो जाता है और इसका एक नंबर समरी में कट जाता है। ठीक है, तो इसको आपने गलत नहीं लिखना, नाम को इसको ठीक तरह से लिखना है। वेल जी, आप इसको पढ़ते हैं, द सॉलिटरी रीपर। बिहाइंड हर, सॉरी, बिहोल्ड हर, बिहोल्ड कहते हैं गौर से देखने को, बिहोल्ड हर गौर से उसको देखो, सिंगल इन द फील्ड, अकेली खेत में,
योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। हाईलैंड का मतलब है पहाड़ी इलाका यानी ऊंचा इलाका निस्बतन। लेस का मतलब होता है मेड, लड़की, लड़की या लड़का, वैसे लेस अमूमन लड़की के लिए आता है। योन वन को कहते हैं एक सॉलिटरी अकेली पहाड़ी लड़की, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीप का मतलब होता है फसल काटना, गंदम की या कोई भी फसल जो है उसको काटना। अमूमन ये आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये किसी मैनुअल टूल से ये फसल काट रही है, तो इस तरह ये रीपिंग कर रही है, फसल काट रही है। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद ही गुनगुना रही है, गा रही है। स्टॉप हेयर। अब ये मैं जैसे कि पहले आपको थोड़ा सा इसका व्यू बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इसके बारे में बाज़ बच्चों ने पहले भी सुन रखा होगा कि ये एक नेचर का पोइट है, यानी कुदरती नज़ारों को अपनी पोएम के अंदर एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में कुछ शायराना अंदाज में नज़में कहता है, ठीक है। और इस तरह से इसको ये एक जा रहा था एक जगह पे, तो इसको एक खेत में अकेली काम करती हुई फसल काटती हुई जो लड़की है उसको देखा इसने, और उसके बारे में इसने एक नज़म लिख दी, ठीक है। तो ये सारा जो है किस्सा है। इसी के बारे में अब वो मज़ीद कहेगा कि अपनी बात भी करता है कि कहते हैं स्टॉप हेयर, यहाँ पे रुको, यानी मैं यहाँ पर रुकूं या दूसरे भी लोग जो हैं यहाँ पर रुकें या रुकते हैं, और जेंटली पास या बड़े आराम से, जेंटली का मतलब होता है बगैर आवाज़ के, खामोश और शरीफाना अंदाज में, शरीफाना अंदाज में गुजर जाए। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पर रुको या आराम से गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स अ ग्रेन, अकेली वो काटती है और फसल को बांधती है, बाइंड का मतलब बांधना। एंड सिंग्स अ मेलंकली सॉन्ग स्ट्रेन, और एक जो गम और अफसोस वाला गाना है वो साथ गाती है या गा रही है। स्ट्रेन का मतलब है सॉन्ग टाइप थिंग। कुछ लाइनें जो है गुनगुनाने वाले अंदाज में जब कहीं जाएं तो उसको कहते हैं स्ट्रेन। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि वो जो वादी है वो शदीद अंदाज में, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, आवाज से भरी हुई है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कोई चीज जब भर जाए उससे बहना शुरू हो जाए बाहर को, यानी इजाफी चीज। यहाँ पर ओवरफ्लो का मतलब है भरी हुई है, हर तरफ उसी की आवाज सुनाई दे रही है। वेल वैली को कहते हैं Behold her single in the field, yon solitary highland lass. देखो वो अकेली लड़की खेत में, पहाड़ी लड़की, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, फसल काट रही है और गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ पर रुको या गुजर जाओ आराम से। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो फसल काटती है और उसको बांधती है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और एक गमगीन गाना गाती है। और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, देखो सुनो, आवाज जो वादी है वो उसकी आवाज से गूंज रही है, अब हर तरफ उसकी आवाज सुनाई देती है। ये मतलब नहीं है कि हर तरफ आवाज सुनाई देती है, लेकिन मतलब ये है कि जब थोड़ा सा उस जगह पे सुकून है, वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि इतनी पुरसुकून जगह है कि दूर से वो लड़की की आवाज़ तक सुनाई दे रही है, हालांकि समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी हर तरफ आवाज़, उसकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी भी नाइटिंगेल बुलबुल, किसी भी बुलबुल ने नहीं गुनगुनाया, गाना गाया, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, इतना खुशगवार, इतना खुशकुन गाना जो ये गा रही है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हाउंड, जैसा कि कुछ मुसाफिर जब किसी सायादार जगह पर आते हैं, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरबी जो रेत के मैदान या सहरा है उनमें, तो वहाँ पर वो बैठकर गाते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ में
जो बहुत ज़्यादा खनखनाहट वाली है, जिसमें गूंज है, बहुत ज़्यादा प्यारी आवाज़ है, गूंज भी है उसमें और वो ऊंची भी है, हालांकि आवाज़ अल्फाज नहीं समझ आते। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकूज बर्ड, और इतनी ज़्यादा गूंजदार आवाज़ है कि जैसे बहार के मौसम में कोयल गाती है, उससे भी ज़्यादा। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो कि समंदरों के खामोशी को भी तोड़ देती है। अमंग द फारदेस्ट हिब्राइड्स, जो कि दूर के इलाकों में जो है वो फैलती हैं, इससे भी ज़्यादा। सर ठीक है जी। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, क्या मुझे कोई बताएगा वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद के जो क्या कहते हैं, गमनाक जो गाने हैं, गमनाक जो टोन है उसकी, वो हमें बताए। नंबर्स फ्लो, कि कितने लोग थे जो किसी जंग में मारे गए। यानी उसका कहने का मतलब ये है, शायद उसका गाने में पुरानी जंगों के मतलब किस्सा है, पुराने लोगों के मतलब। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग, या पुरानी दूर के मुकाम वाली कोई चीज़ें हैं जिनके मतलब वो गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और बहुत पुरानी जंगों के बारे में वो गा रही है, या उनके बारे में, उनके उसके अंदर जो मारे गए लोग हैं उनके बारे में गमनाक एक गमगीन गाना गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बलने, या इससे भी बढ़कर कोई इसका गाने का कोई आजिज़ाना मकसद है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आजकल के दिनों की किसी मुश्किल के बारे में वो गा रही है, जो उसको मुश्किलात पेश आती हैं, अपने किसी गम को याद करके वो ये गा रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि क्या ये पुराने वक्तों की गुजरी हुई कोई नज़म है, जिसमें पुराने लोगों के मतलब, उनके गम के मतलब, जंगों के मतलब कोई बात है, या वो अपने किसी गम के बारे में गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, कोई कुदरती गम लगता है, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इमेजिनेटिव है, बल्कि हकीकत से करीब तर है। सम नेचुरल सॉरो, कोई हकीकी गम, लॉस, नुकसान और पेन या दर्द। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले भी हो चुका है और आइंदा भी उसका उसके नुकसान का खदशा है। तो इस तरह से ये जो पोइट है ये हमें बताता है इस खातून के मतलब जो गा रही है, और इसके गाने के तरीके के मतलब बताता है, उसके टोन के मतलब बताता है। अगरचे वो कहता है कि अल्फाज मुझे नहीं पता क्या गा रही है, कौन सी ज़ुबान में गा रही है। एक्चुअली ये इंग्लिश था, और ये जो लड़की है ये स्कॉटिश, आई थिंक जो है वो है स्कॉटिश लड़की है, और ये स्कॉटिश लैंग्वेज में कुछ गा रही है, जो कि इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो और फिर दूर से आवाज़ आ रही है, और आवाज़ भी वो जो है वो पूरी तरह गा नहीं रही, बल्कि गुनगुना रही है। तो इस वजह से शायर कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या गा रही है, या उसके अल्फाज मुझे इतनी दूर तक समझ नहीं आ रहे, लेकिन जो उसकी आवाज़ की जो टोन है, जो जो उसकी बीट्स हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है जी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचर पोएट्स दैट एवर लिव्ड, ये अबाउट द पोएट के बारे में। ही हैड अ ग्रेट poetic imagination, and his observations from the nature were always accurate and first hand. In the present poem, The Solitary Reaper, Wordsworth describes a solitary highland lass, her song, and the profound effect it had on him. कहते हैं कि इस मौजूदा नज़म में एक पहाड़ी लड़की के मतलब वो बात करता है, उसके गाने के मतलब, और उसका एक जो शदीद असर है इस शायर पर और इर्द गिर्द के माहौल पर, उसको एक्सप्लेन करता है। This is just one of the many poems Wordsworth wrote about people of the countryside. ये उन poems में से जो बहुत सारी poems हैं वर्ड्सवर्थ ने देहाती लोगों के बारे में लिखी, उनमें से एक poem है। And their relationship with their surrounding, और उनका देहाती लोगों का अपने माहौल से जो ताल्लुक़ है उसके बारे में ये poem हमें कुछ बताती है। It is one of Wordsworth's finest lyrics, और ये वर्ड्सवर्थ की सबसे अच्छी नज़मों में से एक है। वैसे तो वर्ड्सवर्थ की काफ़ी नज़में अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता, क्रिटिक्स नाराज़ होंगे,
कि जी सारी नज़में अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो क्रिटिसिज्म है वो भी करना होता है। वेल लेकिन बहरहाल ये अच्छी पोएम है। अच्छा जी, इसके बारे में अब बुक बेटे अभी मुझे तो पता चला था हादी बेटे कि ये जो शालीमार बुक डिपो है या दूसरा जो बुक डिपो है उनसे मिल रही है, आप पता कर लें। नोट्स तो बहरहाल मिल रहे हैं, नोट्स तो मैं भी ये ख़रीद के लाया हूँ, ये वाले मैंने अपने ज़ाती ख़रीदे हैं, तो आप भी कोशिश कर लें वहाँ से ख़रीद के जो है आप इससे फ़ायदा उठा लें। तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ सॉलिटरी रीपर, यूनिट नंबर 5 है नोट्स का, पेज नंबर 12। अच्छा जी, ये है यूनिट 5 नोट्स में, बुक में यूनिट 2 है सॉलिटरी रीपर, नोट्स में यूनिट 5 है सॉलिटरी रीपर, पेज नंबर 12 पर जो है यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। टाइम सब वो कहते हैं जबीब 5 मिनट और, क्योंकि दरमियान में ब्रेक आ गई थी, हमने ब्रेक वाला टाइम न्यूट्रलाइज कर लिया, तो अब थोड़ा सा इससे जो ब्रेक में से नेक्स्ट जो है ना वो 5 मिनट और जो है हम MCQs कर लेते हैं उसके बाद फिर। ठीक है जी, तो पेज नंबर 12 नोट्स का निकाल लें। मुझे याद नहीं रहा था कि वो दरमियान में ब्रेक आएगी है, इस पीरियड से पहले ब्रेक होती है, तो ब्रेक वाला टाइम जो हमने न्यूट्रलाइज कर लिया, ब्रेक आपको बाद में देते हैं। चूज द करेक्ट आंसर जी। नंबर 1 है, ये MCQs कर रहा हूँ, द पोएम सॉलिटरी रीपर हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 2 है, प्रोफाउंड मीन्स डीप, बहुत ज्यादा, शदीद। रीपिंग का मतलब होता है कटिंग द क्रॉप, यानी उसको काटना। नंबर 4 है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। कट्स एंड बाइंड्स जो है इसमें वर्ब है, उसने वर्ब पूछा, वर्ब कौन सा, कट और बाइंड, ये दोनों वर्ब्स हैं। नंबर 5 है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, नाउन इन द सेंटेंस इज नाइटिंगेल। नाइटिंगेल बुलबुल को कहते हैं, तो इसमें नाउन है नाइटिंगेल। नंबर 6 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर बिहेव। इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो उससे पहले लफ्ज लगता है कुछ ना कुछ, और सफिक्स कहते हैं जो बाद में लगने वाला लफ्ज है जो उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। जैसे बिहेव से मिसबिहेव अगर पहले लगा है तो ये प्रीफिक्स है, और बिहेव से बिहेवियर बाद वाला हिस्सा जो है वो इसको लगा है तो ये दैट इज अ सफिक्स। नंबर 7 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर अप्रूव, डिसअप्रूव। नंबर 8 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन योर एंड आई। इसमें से बिटवीन यू एंड मी ये करेक्ट ऑप्शन है। अमूमन जब किसी के मतलब बोला जाता है तो उसको पहले रखा जाता है, अपने आप को बाद में रखा जाता है। नंबर 9 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर बिलीव, डिसबिलीव। नंबर 10 है, डिस यानी कि इसका प्रीफिक्स है। मेलैंकली मीन्स मॉर्नफुल, गमगीन, गम से ताल्लुक रखने वाला, अफसुर्दा। नंबर 11 है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड पोएट ऑफ नेचर। और नंबर 12 है, द पोएम द सॉलिटरी रीपर इज अबाउट अ सिंगिंग गर्ल। ठीक है जी, तो सिंगिंग गर्ल के बारे में ये एक जो है ये चैप्टर है, तो यहाँ तक फिर हम इसको रखते हैं। तो आपकी ब्रेक कब खा गए बेटा, आपको ब्रेक देने लगे, आप परेशान क्यों होते हैं? सर ग्रामर कम कर लेते हैं, ग्रामर तो आज किया ही नहीं हमने। अच्छा, ग्रामर का काम कर लेते हैं, वो ग्रामर का जो है फिर वो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट कर लेंगे। आज हमने फिर ये शुरू कर लिया था, मेरे जहन में था कि इसको हम कर लें। ठीक है जी, आप हाँ थैंक यू मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं, मैं भी इसको मजाक ही समझा था। वेल जी, अच्छा फिर अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछने, वरना फिर हम इसको एंड करते हैं। आप फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने फिर क्लास पहले शुरू कर ली थी।
बुक नहीं है, नहीं आई, नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हादी पता कर लें शालीमार बुक डिपो से, या जो भी आपके पास बुक डिपो करीब है जिस पे यूनिक के नोट्स मिलते हैं। तो नोट्स मैंने भी ख़रीदे हैं, आप भी ख़रीद लें वहाँ से। तो नोट्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो नोट्स अगर आपके पास होंगे तो फिर ईजी हो जाएगा सब। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। बहरहाल ब्रेक है तो कर लेते हैं टाइम टेबल में जब ब्रेक है तो फिर कर लेते हैं ब्रेक। थोड़ा सा बच्चे इजी हो जाते हैं ना, फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।